हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रिक्स का टेस्ट के बारे में। ईंट को यूज करने से पहले कौन कौन सा टेस्ट किया जाता है। ठीक है। इसमें कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो रिलेट करते हैं स्टोन के टेस्टिंग में। स्टोन टेस्टिंग में मैंने आपको बताया था दो टेस्ट। एक था हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट और एक था वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। तो ब्रिक का भी कुछ सेम तरीका से होता है। चलिए देखते हैं। जो हमारा पहला है क्रस्टिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। देखिए इसमें क्या होता है। सबसे पहले हम ईंट को लेते हैं। ठीक है। ईंट को ले लिया। अब इस ईंट को डाल दिया जाता है पानी में। इसको हम लोग पानी में डाल दिए। पानी में लगभग 24 घंटा के लिए डाल के छोड़ दिया जाता है। उसके बाद क्या है ना, इसको निकाला जाता है और इसको पोछा ओछा जाता है। और हमारा ईंट में जो फ्रॉग वाला पार्ट होता है बीच में, ये फ्रॉग वाला पार्ट है, इसमें एक मसाला बनाया जाता है। वो मसाला होता है सीमेंट का और सैंड का। ये 1:3 रेशियो का मसाला बनाया जाता है। और इस मसाला को लेकर जो हमारा फ्रॉग है, इस फ्रॉग में पूरी तरीके से भर दिया जाता है। इसका रीजन क्या होता है, जब हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट को यूटीएम में करते हैं और यूटीएम में जब डालेंगे ब्रिक को, तो यूनिफॉर्म लोडिंग लगना चाहिए। और यूनिफॉर्म लोडिंग लगने के लिए वह पूरी तरीके से प्लेनर होना चाहिए, प्लेन स्ट्रक्चर। और अगर हम ब्रिक्स का जो फ्रॉग है उसको नहीं भरते हैं, तो यहाँ वैकेंट होने के कारण जो हम लोग लोड लगाएंगे यूटीएम के जरिए वो यूनिफॉर्म नहीं लग पाएगा। यूनिफॉर्म नहीं लगेगा लोड, तो जो स्ट्रेंथ वैल्यू दिखाएगा यूटीएम मशीन, वह रियल स्ट्रेंथ नहीं होगा उस ब्रिक का। ठीक है। अब सीमेंट सैंड का 1:3 का मसाला बनाया और फ्रॉग में भर दिया। और इसके बाद क्या होता है ना, लगभग इसको डाल दिया जाता है। इसको बोला जाता है गनी बैग्स बोलिए या जूट बैग बोलिए। जो हमारा बोरा होता है, उस बोरा में इसको लगभग 24 घंटा के लिए इस ईंट को डाल दिया जाता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ यह नहीं समझिएगा कि एक ही ईंट है। हम लोग टेस्ट करने के लिए 5 से 6 ईंट को ले सकते हैं। ठीक है। अब 24 घंटा तक मसाला डाला हुआ ईंट को बोरा में डाल दिया। उसके बाद क्या होता है ना, उस ईंट को बोरा में से निकाला जाता है। निकालने के बाद लगभग इसको 3 दिन तक साफ पानी में रखा जाता है। टोटल देखिएगा तो अभी तक 5 दिन हो गया। 3 दिन इधर, 24 घंटा इधर और 1 दिन इधर। साफ पानी में 3 दिन तक डाल दिया गया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ईंट को निकाला जाता है और सुखाया जाता है और इसको सेंड किया जाता है यूटीएम में। मैंने आपको बताया था स्टोन टेस्टिंग में यूटीएम मशीन कुछ इस तरह से रहता है। और इसमें हमारा ये ब्रिक का सैंपल रहेगा, ये हमारा ईंट है मान लीजिए। और इस ईंट के ऊपर एक वुडन या स्टील का प्लैंक लगाया जाता है। ये इसलिए लगाया जाता है कि वह लोडिंग और ज़्यादा यूनिफॉर्म हो सके। ठीक है। और हम लोग लोडिंग स्टार्ट करते हैं ईटीएम में, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। लोडिंग का रेट होना चाहिए 14 न्यूटन पर एम स्क्वायर। एक्चुअल 13.72 होता है, इसको अप्रोक्स 14 न्यूटन पर एम स्क्वायर लेके चला जाता है। ठीक है। यूटीएम में डालें। अब यूटीएम में डालने से एक ऐसा रीडिंग आएगा जिस रीडिंग पे वह ब्रिक टूट जाएगा या फेल हो जाएगा। वह जो फेलियर लोड आएगा ना यूटीएम से, उस फेलियर लोड को डिवाइड कर देंगे हम लोग। जो हमारा ईटा रहेगा 19 × 9 का रहेगा, तो ईटा का एरिया, एरिया ऑफ ब्रिक्स है, जो कि होगा 19 × 9 सेंटीमीटर स्क्वायर में। और इसी वैल्यू को हम लोग बोलते हैं क्रशिंग स्ट्रेंथ। बस इसमें इतना ही था। तो यह जो एक ईंट को टेस्ट किया, ऐसे हम लोग 5 या 6 जितने भी सैंपल ईंट लिए हम सबको लेकर, और उनका एक तरह से एवरेज वैल्यू लिया जाता है। और वही एवरेज वैल्यू से हम लोग को क्रशिंग स्ट्रेंथ मिल जाता है। ठीक है। चलिए इसमें एक और टेस्ट है हमारा जो रिलेट करता है स्टोन जैसा है, जैसे स्टोन में टेस्टिंग करते थे
पानी कितना सोखा जाता है, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। इसको करने के लिए क्या देखिए, जैसे स्टोन में करते थे ना, एग्जैक्ट सेम हमारे ईंट का जो होता है। हम लोग पहले ईंट को ले लिए और इस ईंट को डाल देते हैं ओवन में, ठीक है। ओवन में ड्राई किया जाता है, ओवन ड्राई किया जाता है। उसका टेम्परेचर लगभग 110 से 115 डिग्री सेल्सियस तक लगभग 48 घंटा तक किया जाता है। सूख गया, मॉइस्चर हट गया, मॉइस्चर हटा, ईंट को निकाले और ईंट का वजन नाप लिया, ठीक है। मान लीजिए इस ईंट का वजन है WI, मतलब इनिशियल वेट। ईंट का वजन नाप लिए, उसके बाद बस पानी लाए और पानी के अंदर इस ईंट को डाल दिए, ठीक है। इस ईंट को पानी के अंदर डाल दिया, कितना देर तक, 24 घंटा तक पानी में डालें। 24 घंटा तक पानी में डालेंगे तो कुछ ना कुछ पानी तो वह ईंट ऑब्जर्व करेगा ही। फिर पानी से 24 घंटा बाद निकालेंगे, निकाल लिए, इसका वजन नाप लीजिए, मान लीजिए WF इसका फाइनल वजन है। अब क्या करते हैं ना, एक फ्रैक्शनल रेशियो लेते हैं, और फ्रैक्शनल रेशियो क्या होता है, जो फाइनल वेट ईंट का आया माइनस इनिशियल वेट बाय इनिशियल वेट, ये फ्रैक्शनल रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं परसेंटेज वाटर एब्जॉर्प्शन वैल्यू, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा। और एक चीज और क्या ध्यान रखिएगा, जो हम लोग का ईंट है उसका क्रशिंग स्ट्रेंथ कम से कम 10 मेगापास्कल होना चाहिए, मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और जो वाटर एब्जॉर्प्शन वैल्यू है ईंट का, वाटर एब्जॉर्प्शन वैल्यू 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 20% या 20% से कम ही होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग इसका जो नेक्स्ट टेस्ट है उस टेस्ट को देखते हैं। जो हमारा तीसरा टेस्ट है उसका नाम है डायमेंशन टेस्ट। ये बहुत सिंपल सा टेस्ट है। इसमें क्या होता है ना, एक IS कोड है IS 1077। ये IS कोड ने क्या कहा है कि 20 ईंट को लीजिए और 20 ईंट को एक साथ रख के नाप लीजिए और इसका कुछ परसेंटेज डिफरेंस दिया है। अगर उस रेंज में वो डिफरेंस आता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि वह ईंट डायमेंशन टेस्ट को पास कर रहा है। तो हम लोग को पता है हमारा जो एक ईंट होता है, ऐसा देखिएगा लंबाई में तो 19 होता है। ऐसे अगर हम 20 ईंट को लेंगे, 20 ईंट को लेंगे, ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 19 इंटू 20 मतलब 380 सेंटीमीटर हो जाएगा, 20 ईंट का लंबाई। ये हम लोग बात कर रहे हैं लेंथ का, ठीक है। तो IS 1077 क्या कहता है, अगर 20 ईंट को लेंथ वाइज रख दिए और इस 380 सेंटीमीटर में प्लस माइनस 8 सेंटीमीटर का अगर डिफरेंस आता है, मतलब इसका डिफरेंस 372 सेंटीमीटर से लेकर 388 सेंटीमीटर के बीच में आ जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि वह डायमेंशन टेस्ट को पास करता है। और जो हमारा विड्थ होता है ईंट का, वो विड्थ लगभग होता है 9 सेंटीमीटर का। तो 20 ईंट जब रहेगा तो उसका विड्थ हो जाएगा 20 इंटू 9 मतलब 180 सेंटीमीटर हो जाएगा 20 ईंट का विड्थ। इसका हमारा वैल्यू आना चाहिए 180 में 180 प्लस माइनस 4 सेंटीमीटर। ये कौन कहता है, तो IS कोड बुक बोलता है, मतलब इसका रेंज हमारा हो जाएगा 176 सेंटीमीटर से लेकर 184 सेंटीमीटर। और जो हमारा नेक्स्ट है हाइट, तो ईंट का अगर हाइट भी देखिएगा, ये हाइट में होता है 9 सेंटीमीटर। फिर इसको अगर 20 ईंट के लिए कैलकुलेट करिएगा तो 180 सेंटीमीटर, इसमें भी प्लस माइनस 4 सेंटीमीटर का अलाउड है डिफरेंस। ये भी हो जाएगा 176 सेंटीमीटर से 184 सेंटीमीटर। तो देखिए इसमें ध्यान रखिएगा, ये मैंने क्या आपको बताया था,
ये बताया मैंने आपको 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर वाले ब्रिक्स का। बाकी जो नॉन मॉड्यूलर ब्रिक्स होंगे उन ब्रिक्स में भी लेंथ में ±8 सेंटीमीटर, विड्थ में ±4 सेंटीमीटर और हाइट में ±4 सेंटीमीटर का डिफरेंस ही अलाउड है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए हमारा जो नेक्स्ट टेस्ट है 4 नंबर, ये है वारफेस टेस्ट। इस टेस्ट में क्या होता है देखिए, एक हमारा इस तरह का प्रीमेड स्ट्रक्चर होता है जिस पर कि रीडिंग्स भी होते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर को लिया जाता है और जो इसका टॉप पोर्शन है, इस टॉप पोर्शन पे ईंट को रखा जाता है और ईंट को रख के चेक किया जाता है। जो ईंट को ऐसे रखा जाता है, ठीक है। लेकिन हर ईंट जरूरी नहीं है कि इसके प्लेन में ही आ जाए। कुछ ईंट जो हमारा है वो ऐसे ऐसे बिहेव करता है और जो हमारा कुछ ईंट है वो ऐसा भी होता है। बस इसमें दो चीज ध्यान देने वाला चीज है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स वार्पिंग, क्योंकि इधर वाला साइड जो इनर साइड है वो कॉन्वेक्स है और इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव वार्पिंग। कॉनकेव वार्पिंग, इसमें क्या है, जो अंदर वाला पार्ट है वह कॉनकेव है। तो हर ईंट ऐसा क्यों नहीं होता, स्ट्रेट क्यों नहीं होता है, किसी किसी में यह वार्पिंग टर्निंग क्यों होता है? तो इसका रीजन क्या होता है, जब हम लोग ईंट को सुखाते हैं तो उसमें से कुछ मॉइस्चर कम होता है। अगर सही से ईंट को नहीं सुखाए और डायरेक्ट हीट करने के लिए भेज दिए तो मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होने के कारण वह उस कच्चा ईंट में से मॉइस्चर बहुत तेजी में निकलता है और तेजी में निकलने के कारण उसका साइज डिस्टॉर्ट हो जाता है और डिस्टॉर्ट होने के कारण ही वार्पिंग आ जाता है। इसका रीजन आप लिख दीजिएगा, ड्यू टू इम्प्रॉपर ड्राइंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हमारा एक टेस्ट और है ईंट का, उस टेस्ट का नाम है एफ्लोरेसेंस टेस्ट। तो एफ्लोरेसेंस क्या होता है देखते हैं। चलिए, जो 5 नंबर है हमारा वो है एफ्लोरेसेंस टेस्ट। देखिए, हमारा जो ईंट होता है उस ईंट में अल्कलीस होता है और उस अल्कली के कांटेक्ट में जब पानी आता है तो आपको पता है अल्कली क्या होता है, अल्कली मतलब बेस होता है और बेस जब वाटर से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग चेक करते हैं कि क्या उस ईंट में अल्कली का मात्रा ज्यादा है कि वो सॉल्ट बना सकता है फ्यूचर में। क्योंकि जब सॉल्ट बना जाता है ना तो क्या होता है, उस सॉल्ट के फॉर्मेशन के कारण ईंट पे व्हाइट व्हाइट स्पॉट्स आ जाते हैं जिससे कि ईंट का स्ट्रेंथ कम हो जाता है। मतलब ईंट कमजोर हो गया तो स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत कर सकता है। तो देखिएगा, ये फ्लोरेसेंस टेस्ट करने के लिए क्या किया जाता है, हम लोग एक इस तरह का बाउल लेते हैं जिसका डायमेंशन 30 × 20 सेंटीमीटर होता है और इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा ईंट है ना उस ईंट को खड़ा करके रख देते हैं। ऐसे खड़ा करके रख दिया और इसमें भर दिया जाता है पानी को। पानी भरा जाता है 2.5 सेंटीमीटर के हाइट तक। तो पूरा हाइट क्या होगा, तो स्टैंडर्ड ब्रिक है तो 19 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा देखिए, जो ये पानी है ये ब्रिक एब्जॉर्ब करेगा। तो एब्जॉर्ब करने के बाद ये जितना पानी था ये पानी चल जाता है ब्रिक के अंदर। उसके बाद उस ईंट को छोड़ दिया जाता है सूखने के लिए। अब जब ईंट सूखेगा, मान लीजिए इस ईंट को रख दिया गया ड्राई करने के लिए, अब लेफ्ट टू ड्राई। अब ये जब ईंट सूखेगा ना
तो पानी एवापोरेट होगा। अभी क्या है, अगर अल्कली था ब्रिक्स में तो यह पानी इस अल्कली के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना लिया होगा। और जब ये पानी एवापोरेट होगा तो ये जो सॉल्ट है ना, ये जो सॉल्ट है, ये सॉल्ट आके डिपॉजिट कर जाता है सरफेस से जहां से पानी होता है एवापोरेट। और इसी व्हाइट पैचेस को हम लोग बोलते हैं एफ्लोरेसेंस। ठीक है। अब इस एफ्लोरेसेंस टेस्ट को हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि इसका वैल्यू कितना है। इसका कुछ कैटेगराइज किया गया है इसको। एक जो पहला कैटेगरी है वो रखा गया है नील। इस नील में क्या होता है कि हमारा एफ्लोरेसेंस है, मतलब व्हाइट पैचेस है, तो 0% बना है, 0% एफ्लोरेसेंस। ठीक है। और नेक्स्ट कैटेगरी हमारा स्लाइट। स्लाइट में 0 से 10% तक एफ्लोरेसेंस बनता है। एक है मीडियम, मीडियम बोलिए या फिर इसको मॉडरेट भी बोला गया है, मॉडरेट। इसमें 10% से 50% तक एफ्लोरेसेंस आता है। एक है हमारा हेवी, हेवी में 50% से ज़्यादा एफ्लोरेसेंस आता है। और एक हमारा है सीरियस। सीरियस में 50% से ज़्यादा ही आता है, मतलब जो हेवी वाला कंडीशन है वो हेवी वाला कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। साथ में एक और कंडीशन क्या आता है, जो हमारा मॉडरेट, मीडियम या हेवी है, इसमें जो हमारा पाउडरिंग, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, इसमें पाउडर नहीं बनता, नो पाउडर या नो फ्लेकिंग। कहने का मतलब जो हमारा यहाँ सॉल्ट बनेगा ना, यहाँ पे जो सॉल्ट है एक तरह से इस सरफेस पे चिपका हुआ रहता है, स्पॉट्स के फॉर्म में चिपका हुआ रहता है। तो बोल सकते हैं कि ब्रिक का ज्यादा पार्ट एक तरह से एफ्लोरेसेंस के कारण डैमेज नहीं हुआ है। लेकिन सीरियस में क्या होता है, ब्रिक्स का खुद का पार्ट पाउडर या फ्लेकिंग में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब मान लीजिए ईंट है और ईंट का ये सरफेस ये कन्वर्ट होने लगता है ऐसे, बल्कि पाउडर फॉर्म में। पाउडर फॉर्म में जब होने लगेगा तो एक तरह से ईंट का पार्ट, खुद का पार्ट उसमें जा रहा है। ईंट बहुत ज्यादा कमजोर, एक तरह से बेकार ही है। सीरियस कंडीशन वाले को तो यूज करने का सोचना भी नहीं चाहिए। ठीक है। तो ब्रिक्स का ये मेन 5 टेस्ट था। कुछ टेस्ट और है जैसे कि साउंडनेस टेस्ट, दो ईंट को टकरा के देख लीजिए, अगर साउंड मेटालिक है तो अच्छा है। एक था हार्डनेस टेस्ट, ईंट को लीजिए, नाखून से स्क्रैच करिए, स्क्रैच हो जाता है तो अच्छा नहीं है। और ऐसे तो ईंट स्क्रैच हो गया नाखून से, तो वो उतना अच्छा टेस्ट नहीं माना जाता है। और एक और है हमारा टफनेस। उसमें क्या होता है, ईंट को लीजिए और 1 मीटर से गिरा के देखिए, टूट जाता है तो टफ नहीं है, नहीं टूटता है तो टफ है। ये सब क्या था, कुछ बेसिक टेस्ट था, लेकिन जो मेन टेस्ट था वो ये 5 टेस्ट था। ठीक है, ब्रिक का टेस्ट इतना ही है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ब्रिक्स का जो टॉपिक बच गया है उसको देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।